हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो में डिमांड का जो बचा हुआ पोर्शन था आज उसको कंप्लीट करेंगे। और आज हम लोग का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसकी मीनिंग में है क्या है वो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से और फिर एंड तक जाएंगे। तो सो गाइस लेट स्टार्ट। मीनिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है कि हम किसी एक फैक्टर जो डिमांड के कुछ फैक्टर जिस पे डिमांड डिपेंड करता है जो उसके वेरिएबल हैं, तो उस फैक्टर में कितने परसेंट से चेंज हो रहा है उसके रिस्पॉन्स में जो उसकी क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज होता है उसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। देखिए, द रिस्पॉन्सिवनेस of the quantity demanded of a commodity to change in one of the variable on which the demand depend। तो जो हमारा डिमांड जिस वेरिएबल पे हमारा डिमांड डिपेंड है उस पे चेंज होने की वजह उसमें जैसा चेंज होगा उसके वजह से कितना रिस्पॉन्स उसके क्वांटिटी डिमांडेड पे आएगा, इसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें द परसेंटेज चेंज इन जो हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द फैक्टर, इसका फॉर्मूला क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंट से चेंज हो रहा है वो परसेंट, उसको हम डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन द वन ऑफ द फैक्टर, जो उसके कुछ डिमांड के वेरिएबल फैक्टर्स हैं उसमें कितना चेंज आ रहा है उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये फॉर्मूला है। अब देखिए कुछ फैक्टर क्या है जिसपे डिमांड डिपेंड होता है, जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब देखिए इसमें इसी को हम प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी को हम ईपी से डोनेट करते हैं, इनकम इलास्टिसिटी को हम ईआई से करते हैं, और क्रॉस इलास्टिसिटी को ईसी से करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी को हम ईएस से करते हैं। तो इसमें बस हमको ये तीन पढ़ना है, प्राइस, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी से। तो जैसे हमने इलास्टिसिटी का डेफिनेशन बताया था कि जिसमें उसमें रिस्पॉन्सिवनेस होता है, तो सेम प्राइस इलास्टिसिटी में बस उसका एक फैक्टर आ जाता है जो वो है प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस की वजह से जितना डिमांड क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा उसी को हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन दी प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये आपका डेरिवेशन पूरा लिखा है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस, ये हमारा पूरा डेरिवेशन है। इसमें देखिए और एक और बात, नेगेटिव साइन होता है जो हमारा ये परसेंटेज चेंज माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हमारा माइनस का साइन यहाँ इसलिए रहता है क्योंकि हमारा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। सो द price elasticity calculate under any method is negative, however to draw conclusion the negative sign is ignored, हमने उसको इग्नोर करते हैं। only numerical value of the price elasticity is considered, बस हमको उसको यहाँ शो करना रहता है। ठीक है, अब हो गया कुछ ये मेजरिंग टूल्स है, जिस मेजरिंग मेथड्स है जिसको हम प्राइस इलास्टिसिटी में यूज़ करते हैं, जैसे परसेंटेज मेथड, जो ये मेथड था ये परसेंटेज मेथड है। बाकी पॉइंट इलास्टिसिटी, पॉइंट ये ग्राफ में है, ये आर्क इलास्टिसिटी और टोटल आउटले मेथड। पर हमें इसमें मेथड पढ़ने थे, बस हमको इसमें ये पढ़ना था प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, बस इसमें हमको मेथड कोई नहीं पढ़ना है। तो चलिए इसको हम आगे करते हैं। आगे इनकम इलास्टिसिटी पे आते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इसमें इनकम की वजह से क्वांटिटी डिमांड पे कितना इफेक्ट आ रहा है, कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, इसी को कहते हैं हम इनकम इलास्टिसिटी। इसमें सेम कंडीशन है, बस यहाँ इनका वेरिएबल चेंज करके हम प्राइस की जगह अब इनकम रख रहे हैं। अब देखिए यहाँ परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर इनकम और यहाँ है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ इसका ईआई का फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर इनकम। अब ये इसका पूरा डेरिवेशन है कि ये कैसे डेरिवेशन हो गया। अब यहाँ इनकम इलास्टिसिटी में एक और पॉइंट है जो आपके इस टॉपिक में इस नोट्स में नहीं दिया है, पर हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो होता है इनकम इफेक्ट, जो ये हमारा इनकम इलास्टिसिटी इसमें इफेक्ट्स होते हैं। तो देखिए जो इनकम इफेक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स और नॉर्मल सिचुएशन, बट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स, दोनों एक ही गुड्स हैं पर इनका नाम अलग अलग है। तो इनकम इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स में ये है कि जब हमारा इनकम बढ़ता है तो हमारी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बढ़ती है, तो इसको हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं और गिवन गुड्स कहते हैं, दोनों एक ही है। और इसीलिए जब हर एक सिचुएशन में जो नॉर्मल सिचुएशन होता है इसमें हमारा इनकम इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, बट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स और
यहाँ रिलेटेड गुड्स है, जो हमारे कम्युनिटी दो कम्युनिटी है, तो अगर एक कम्युनिटी के प्राइस के चेंज, जैसे कि इसमें दिखा रखा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कम्युनिटी, तो कम्युनिटी वाई के प्राइस में जितना परसेंट चेंज हुआ है उसके वजह से एक्स के क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज है, क्यों? क्योंकि वो रिलेटेड गुड्स है एक दूसरे के, ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब देखिए कैसे नेगेटिव कैसे है, इसमें ईसी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, डिमांड फॉर द गुड्स फॉल इन द रिलेशन टू राइज इन द प्राइस ऑफ द अनदर, टू गुड्स आर मोस्टली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, नोट नेगेटिव ईसी इज ऑल्सो फाउंड व्हेन द इनकम इफेक्ट ऑफ द प्राइस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ ईसी इसका 0 हो जाएगा, क्यों? द टू गुड्स आर टोटली अनरिलेटेड होंगे। अब ईसी 0 से ज़्यादा हो जाएगा तब पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। ये नेगेटिव इफेक्ट इनकम जो हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी होता है, इसमें नेगेटिव पहले जब कब था, जब ईसी 0 से कम था, और जब ईसी 0 से ज़्यादा होगा तब यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, डिमांड फॉर गुड राइजेस रिस्पॉन्ड टू राइज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। जैसे ही हमारा इसमें दूसरे गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड भी बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है। तो टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। देखिए इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं थे, इसमें अगर एक का द डिमांड फॉर गुड्स फॉल इन रिलेशन टू राइज इन द प्राइस ऑफ अनदर, जैसे अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो इसमें नेगेटिव क्या था, डिमांड फॉर गुड्स फॉल। अगर इसका डिमांड कम होता था इन रिलेशन टू राइज इन द प्राइस ऑफ अनदर, जैसे ही उसका प्राइस बढ़ता था राइज इन द प्राइस ऑफ अनदर, इसका डिमांड कम हो जाता था। तो ये अब नोट ऑल्सो फाउंड व्हेन द इनकम इफेक्ट ऑन द प्राइस चेंज इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इनकम इफेक्ट ऑन द प्राइस चेंज, इसमें हमारा इनकम इफेक्ट ज़्यादा होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है रेदर देन ऑन दी प्राइस चेंज। जैसे ही प्राइस चेंज के ऊपर इनकम इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तब ये सिचुएशन आता है। आप देखो जब ये अनरिलेटेड होता है तो ईसी की वैल्यू 0 हो जाती है, और ईसी इनफाइनाइट कब जाता है, तो टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो वो इनफाइनाइट पे जा सकता है। नोट क्या है, देखिए इसमें इफ ईसी इज पॉजिटिव, जब ईसी की वैल्यू पॉजिटिव हो तो गुड्स कैन बी सब्स्टिट्यूट, जब ये यहाँ पॉइंट पे सब्स्टिट्यूट होगा। हाउएवर ईसी इज नेगेटिव, द गुड्स आर नॉट ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को डिफाइन कर रहा है और यहाँ सब्स्टिट्यूट गुड्स को, बट इन केस ऑफ नेगेटिव जरूरी नहीं कि सब्स्टिट्यूट बस कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट कैन बी, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, सो एक्सेप्शन हो सकता है कि वहाँ सब्स्टिट्यूट गुड्स भी आ जाए, ठीक है। तो ये था हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी खत्म हो गया। अब यहाँ एक और टॉपिक है, 2 टॉपिक बच रहे हैं। एक है इंटरप्रिटेशन ऑफ इलास्टिसिटी वैल्यू है, कुछ नेचर होते हैं डिमांड के नेचर है, जैसे परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब कि डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, चाहे प्राइस में कितना भी चेंज हो। यहाँ ईपी की वैल्यू 0 होती है, ईपी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस को हम यहाँ मेजर करें, यहाँ देखिए आप क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस को, तो प्राइस में चाहे कितना भी चेंज हो जाए डिमांड वहीं का वहीं रह जाएगा। ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन और पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अब इनइलास्टिक और लेस इलास्टिक मतलब यहाँ इलास्टिसिटी कम होती है, स्टीपर डिमांड कर्व होता है, ठीक है। ये डिमांड कर्व हमारा स्टीपर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ईपी की वैल्यू 0 से तो ज़्यादा होती है, पर ईपी की वैल्यू 1 से कम होती है। इसमें जितना प्राइस चेंज होता है उससे कम डिमांड में चेंज आता है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 से कम और 0 से ज़्यादा होती है। थर्ड होते हैं यूनिटरी इलास्टिक, और यूनिट इलास्टिसिटी कहते हैं, ये 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन होता है, और इसकी ईपी की वैल्यू 1 इसलिए होती है क्योंकि जितना चेंज प्राइस में होता है उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड होता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला इसका डिमांड का शेप ऐसे होता है हाइपरबोला, इसमें जितना प्राइस यहाँ चेंज होता है सेम चीज़ होता है, बस इसका शेप चेंज हो जाता है हाइपरबोला, ठीक है। इसकी भी ईपी की वैल्यू 1 होती है। इलास्टिक और मोर इलास्टिक, इसमें फ्लैटर डिमांड, इलास्टिसिटी जिसकी ज़्यादा होती है इलास्टिक और मोर इलास्टिक में सिचुएशन में हमारा डिमांड का फ्लैटर होता है। देखो इसमें जितना डिमांड बढ़ रहा है प्राइस में जितना कम चेंज आ रहा है पर डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है। देखिए जैसे ये हमारा प्राइस है, प्राइस में कम चेंज आ रहा है पर डिमांड में ज़्यादा चेंज आ गया है। ये हमारा इलास्टिक और मोर इलास्टिक का सिचुएशन है। पर अब यहाँ परफेक्टली इलास्टिसिटी क्या है और या इन्फिनाइट इलास्टिसिटी क्या है, इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है जो पैरेलल एक्स एक्सिस के होता है। इसमें प्राइस तो कांस्टेंट हो जाती है पर डिमांड चेंज होती रहती है। अगर प्राइस
यही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। डिमांड कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो ये 5 केस थे जो हमारा परफेक्ट मतलब जो हमारे डिमांड की नेचर को शो करता है कि हमारा डिमांड ऐसे ऐसे भी हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें एक और बात, इसमें इलास्टिसिटी और मोर इलास्टिसिटी, ईपी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है पर इन्फिनाइट से कम होती है। और यहाँ हमारा ईपी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ईपी की वैल्यू यहाँ हमारी इन्फिनाइट होती है, इलास्टिक इन्फिनाइट। यहाँ डिमांड हमारा कहीं भी चल सकता है, प्राइस में, ठीक है। अब एक और पॉइंट है जो मैं इस नोट्स में नहीं है, ये बुक्स ये मेरे पास है, तो मैं आपको उसको फैक्टर से, बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें बस वही फैक्टर दिखा रहा कि जिस कौन से फैक्टर हैं जिसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है और उस फैक्टर में इलास्टिसिटी कम होती है सिचुएशन की। जैसे अगर किसी पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी और सब्स्टिट्यूट। अवेलेबिलिटी और सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो उसका जो वो होता है डिमांड वो बहुत तेज़ी से चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आपके पास टी है तो टी में अगर थोड़ा भी प्राइस में चेंज हो तो लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। तो इसीलिए तो जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है उसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है और जिसका नहीं होता है वो कम होता है। पोजीशन इन द कंज्यूमर बजट, जिसका जैसे जो चीज़ मतलब जो डेली यूज़ के होते हैं और जो ज़्यादा जैसे क्लोथिंग हो गया, फूड हो गया, मिल्क हो गया, तो इन सब चीज़ की बहुत सेंसिटिव होता है। थोड़ा भी प्राइस चेंज होता है आदमी खरीद लेता है। प्राइस क्लोथिंग हो गई, तो ये सब की इनमें बजट के अंदर आते हैं। पोजीशन कंज्यूमर बजट होता है जिसमें जैसे गुड्स जो होते हैं, बटन हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गए, तो जो नेसेसिटीज़ की गुड्स हैं ये सब हमेशा इसकी डिमांड उतनी नहीं प्राइस की वजह से चेंज होती है। क्यों? क्योंकि नेसेसिटीज़ है, कॉमन गुड्स है, ठीक है। और नीड फॉर सेटिस्फाइंग बाय द गुड्स, जैसे कोई लग्जरी गुड्स है इसकी भी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये लग्जरी गुड है, ये सब लोग इसको अफोर्ड करना चाहते हैं पर हो नहीं पाता। लग्जरी गुड महंगा गुड्स है, पर जैसे ही इसके प्राइस भी कम होता है लोग तुरंत खरीदते हैं। पर जो नेसेसिटी गुड्स हैं, जो नॉर्मल गुड्स हैं और जो हमेशा यूज़ करें, उसमें अगर थोड़ा भी प्राइस में चेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग उसको खरीदेंगे। जैसे नमक है, तो अगर नमक की प्राइस थोड़ी बढ़ भी जाए तो नमक खाना कोई छोड़ेगा नहीं, नमक हमेशा कंज्यूम करेंगे। अब फिर आते हैं नंबर ऑफ़ यूजेस। अगर किसी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ यूजेस ज़्यादा हैं, किसी प्रोडक्ट को हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। क्यों? जैसे ही उसकी प्राइस कम हो जाएगी लोग उसको खरीदेंगे। क्यों? और खरीदेंगे क्यों? क्योंकि उसके मल्टीपल यूजेस हैं, तो वो उसको मल्टीपल जगह यूज़ कर सकता है। और जिसके नहीं होते हैं नंबर ऑफ़ यूजेस, उसकी इलास्टिसिटी कम रहती है। अब टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड में जिसका टाइम ज़्यादा रहता है वो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, उसके मल्टीपल यूज़ भी होंगे, तो उस चीज़ की हम इलास्टिसिटी जैसे ही प्राइस पे थोड़ा भी चेंज आता है हम उसकी डिमांड में भी ज़्यादा चेंज आ जाता है। पर जिसकी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, तो उनमें हमको उसको जल्दी से हटाना रहता है, तो उसमें ज़्यादा चेंजेस भी आए तो लोग उतना जल्दी नहीं खरीदते। क्योंकि दुकानदार को हटाना रहता है तो उसको सस्ते में बेच देता है, उसकी ज़्यादा डिमांड नहीं करता है। तो ये कुछ फैक्टर थे जिसको हमको ख़त्म करना था प्राइस, या आज हमारा टॉपिक पूरा डिमांड का ख़त्म हो चुका है। अब अगले में हम लोग सप्लाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड वन गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल, हम लोग ने एक और चैनल को इंट्रोड्यूस किया है और उसको जिसका नाम है एंट्रेंस क्लासेस विद जेडी सिंह, और एक और हमका चैनल है एलयू अपडेट। इस एलयू अपडेट पे आप लोग को जितने भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी आपको कोई डाउट्स है तो आप वहाँ उसको क्लियर कर सकते हैं। और उसमें आपको एंट्रेंस से रिलेटेड भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड की जाती हैं। और एंट्रेंस क्लासेस हैं जो, इसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस मिलती हैं ऑल चैप्टर से, ऑल टॉपिक, ऑल सब्जेक्ट, इसमें जो आपके एंट्रेंस का सिलेबस है पूरा कवर किया जाता है वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो अगर आपको जिसको डीप में अगर पढ़ना हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।